नमस्ते दोस्तों। आज वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। आपके साथ मैं पानी के बारे में कुछ अच्छी, कुछ रोचक जानकारियां साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं याद करना चाहूंगा मेरा अतीत, बचपन के वो दिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे यहाँ पानी मुश्किल से आता था। कभी कभी 3 दिन में एक बार, कभी कभी 4 दिन में एक बार, कभी कभी 15 दिनों तक पानी नहीं आता था। फिर क्या करते थे हम? तो घर में 15-17 लोग थे और सारे लोग हमारे शहर के इलाके में, तब शहर में भी कुएं, बावड़ियां जीवंत थी, उसमें पानी आता था, अच्छा पानी। हम सारे बाल्टी, गड़े लेकर पानी भरने जाते थे। एक बावड़ी हमारे घर के बगल में ही थी और दूसरी कुछ दूरी पर। तो हम एक चेन बनाते थे। हम दूसरी मंजिल पर रहते थे और दूर वाली जो बावड़ी थी वो हमारे घर से करीब 300 मीटर दूरी पर थी। हम इंसानों की चेन बनाते थे। हर 50-75 मीटर पर एक व्यक्ति रहेगी और बावड़ी से जो पानी निकाला जाता था वो घड़े में, बाल्टी में भर भर के घर तक पहुंचाया जाता था। हालांकि वो पानी अभी जो हमारे नल से निरंतर पानी आता है उसकी तुलना में थोड़ा हार्ड था, थोड़ा नमकीन भी था, लेकिन गुजारा हो जाता था किसी ना किसी तरह। फिर मुझे याद आता है मेरा गांव, जहां पे मैं 1980 के दशक में शायद पहली बार गया था। वहां पे घर तो बहुत बड़े थे शहर की तुलना में। किसी का घर 2 मंजिल का, किसी का 3, किसी का घर 1000 वार का, किसी का 2000 वार का। लेकिन बड़े घरों में भी पानी की किल्लत एक समान थी। और मुझे मेरे इलाके का, मेरे गांव के, मेरे घर का वो दृश्य आज भी याद है कि घर की रसोई में, घर के बाथरूम में नल तो थे, पानी कभी नहीं आता था, कभी नहीं। तो पानी के लिए क्या करना पड़ता था? वहां घर के अंदर ही एक बावड़ी थी, लेकिन उसमें पानी उस जमाने में भी काफी नीचे चला गया था, तो शायद ही उससे पानी मिलता था। और सरकार ने, ग्राम पंचायत ने घर के बाहर, सारे घर के बाहर एक पाइपलाइन डाली थी। उस पाइपलाइन में पानी का जो फोर्स हुआ करता था वो इतना कम कि घर तक वो पानी, अंदर तक, नल तक आ ही नहीं सकता। तो बाहर जो पाइपलाइन जाती थी उसे खोलकर उसमें हम टी लगाते थे। टी यानी नल को, पाइप को इस तरह खोला जाए, उसमें एक दूसरा पार्ट लगाया जाए जिससे कि पानी ऊपर आ सके। अब वो टी पर हम एक बाल्टी या एक घड़ा रख देते थे और उसे पूरा भर जाने के लिए कभी आधा, कभी पौना, कभी 1 घंटा लगता था। और ये पानी 24 घंटे नहीं आता था, ये कुछ 2-3 घंटे आता था। उन्हीं 2-3 घंटों में हमें उतना पानी मिल जाए ऐसी याचना भगवान से करनी पड़ती थी, जिससे घर के 20-25 लोगों का 24 घंटे तक
गुजारा हो जाए, और ऐसा बहुत बार नहीं होता था। तो उन दिनों ये हुआ करता था कि कभी कभी बच्चों को कह दिया जाता था, आज आप नहीं नहाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, पानी नहीं है। और जिस दिन ग्राम पंचायत की या ऊपर वाले की रहम से अच्छा खासा पानी आ जाता था, तो बच्चे बड़े चाव के साथ नहा लेते थे। ये थी हमारी पानी की सिचुएशन, और ये मेरे शहर की, मेरे गांव की नहीं, करीब करीब पूरे भारत का ये हाल था, कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़कर। पानी की किल्लत भारत के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। केवल भारत के लिए क्यों, ऐसा ही हाल दुनिया के कई देशों का है। हम जानते हैं कि इंसान ने चांद पर 1970 के दशक में पहली बार कदम रख दिया था। इंसान किसी भी वक्त मंगल पर भी अपने कदम रख देगा, और वहां जाकर इंसान सबसे पहला काम क्या करेगा? सोने की खान बनाएगा, या बिजली पैदा करेगा, या हीरे जवाहरात ढूंढेगा, या बहुत बड़ी टाउनशिप या फैक्ट्री लगाएगा? नहीं, इनमें से इंसान चांद पर या मंगल पर या किसी और ग्रह उपग्रह पर कुछ नहीं करेगा। वहां सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो है पानी, पानी ढूंढना। बिना पानी के हम रेगिस्तान में नहीं रह सकते, तो चांद और मंगल पर कैसे रहेंगे? तो आज विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे पानी की अहमियत की बात करना चाहूंगा। मैं आपके साथ भारत के पानी का इतिहास शेयर करना चाहूंगा। आजादी के वक्त हमारा क्या हाल था, हमारी क्या स्थिति थी, और आज करीब 8 दशक के बाद पानी के मामले में भारत की स्थिति क्या है। ठीक उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा पानी से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें, शायद आप जानते हो या शायद ना भी जानते हो, और इन बातों से हमें पता चलेगा कि दुनिया में पानी का स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और पानी से जुड़ा हुआ हमारा भविष्य कितना उज्जवल या कितना गंभीर है। तो आइए एक के बाद एक इन मुद्दों को हम लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानव सभ्यता की और उसके विकास की। अगर पानी ना हो तो पहले तो जीवन संभव नहीं। दूसरा, अगर मानव सभ्यता लोह युग से, पत्थर युग से यहां तक पहुंची है, तो उसका सबसे बड़ा कारण केवल पानी है। न साइंस है, न टेक्नोलॉजी है, न संपत्ति। हमारी प्रगति का सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अहम कारण पानी है। बिना पानी आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं या इतिहास पे एक नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, चाहे वो भारत में हुई, इजिप्ट में हुई, रोम में हुई या किसी और देश में, ये सारी सभ्यताएं सिर्फ और सिर्फ वहां विकसित हुई जहां पे पानी के स्रोत अवेलेबल थे। फिर वो सिंधु घाटी हो या मिस्र की नाइल नदी के आसपास की संस्कृति हो या मेसोपोटामिया हो या चीन हो, भारत में भी गंगा, जमुना, सतलज, चेनाब
गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, इन नदियों के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई। और तो और जिस जमाने में इस दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम चांद और मंगल तक की प्रगति कर पाएंगे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। उस जमाने में भी उदार या क्रूर कैसा भी शासक रहा, कैसा भी राजा रहा, कैसा भी शहंशाह रहा, उन सब ने एक काम अवश्य किया या उन्हें करना पड़ा, और वो था पानी का संग्रह। तभी तो आप किसी भी संस्कृति को देखोगे तो वहां पर आपको नहरें, बावड़ियां, कुएं, तालाब ये सब मिलेंगे। ये अलग बात हो गई कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे कुएं, तालाब, बावड़ियां, उनका पानी हमें कम भी पड़ना लगा, और हमने उस पानी की उपेक्षा इतनी हद तक कर दी कि आज उनमें से ज्यादातर हमारे किसी काम के नहीं रहे। लेकिन मानव सभ्यता और हर तरह के शासक, इन दोनों का एक फोकस हमेशा रहा, और वो था पानी और केवल पानी। पानी हम जानते हैं कि 3 स्वरूप में संचित होता है। तरल स्वरूप में होता है, घने स्वरूप में बर्फ के रूप में होता है, और भाप के रूप में हमारे वातावरण में संचित होता है। पानी के बिना इंसान नहीं, किसी का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन कोई भी दिया हो, लेकिन अधिकतर शरीर ऐसे बनाए हैं जो बनते हैं ज्यादातर पानी के आधार पर। हमारे शरीर की बात करें तो करीब 55, 60, 65% शरीर सिर्फ पानी से बना, और ये वयस्क लोगों की बात है। अगर हम बच्चों की बात करें तो एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसके शरीर का करीब 78% हिस्सा केवल पानी का बना होता है। धीरे धीरे वो मात्रा कम होकर 55, 60, 65 तक आती है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी शरीर का अधिकतर हिस्सा पानी होता है। ये बात केवल इंसान को नहीं, पेड़ को भी लागू होती है। जिस मात्रा में हमारे शरीर में पानी है, करीब करीब उसी मात्रा में पेड़ के अंदर भी पानी का हिस्सा सबसे ज्यादा रहता है। वैसे देखो तो धरती पर पानी की किल्लत नहीं है। मात्रा की बात करें तो इस धरती पर बहुत ज्यादा पानी है। हमारी धरती का अधिकांश हिस्सा समुद्र से लैस है, लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया में जो पानी है उसका ज्यादातर पानी खारा यानी नमकीन है, जिसमें नमक होता है। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से लैस होने के बाद भी पीने लायक, उपयोग करने लायक, खेती लायक पानी उससे कई कम मात्रा में उपलब्ध है। और जो उपलब्ध पानी है वो भी 3 फॉर्म में है, तरल, घन और भाप। और जो उपलब्ध पानी है वो भी 3 फॉर्म में है, तरल, घन और भाप। वो जो जितना भी पानी है ना, उसमें से हमारे इंसान के जीवों के उपयोग के लिए केवल करीब 3% पानी अवेलेबल है, केवल 3%। यानी टोटल पानी का अधिकांश हिस्सा है नमकीन पानी, जो हम पी नहीं सकते, खाने के लिए जिसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर जो बच गया उसका भी अधिकतर हिस्सा ऐसा है जो हमारे काम नहीं आ सकता।
क्योंकि या तो वो बर्फ के रूप में हिमालय, अंटार्कटिका, स्विट्जरलैंड ऐसी कई जगहों पे है जो हम यूज नहीं कर सकते, या वो भूतल में है जिसको हम पूरी तरह निकाल नहीं सकते। जीवों के उपयोग के लायक जितना भी पानी धरती पर है उसका 68% बर्फ के रूप में संचित है और 30% पानी है धरती के नीचे। अब जो बच गया वो छोटा सा हिस्सा ही हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए अवेलेबल है। जो अवेलेबल पानी है उसके 3 मेजर उपयोग है। खेतीबाड़ी, जीवन चलाने के लिए, यानी नहाने से लेकर खाने से लेकर हर चीज में हम जो पानी का उपयोग करते हैं वो, और तीसरा उत्पादनों के लिए, उद्योगों के लिए। मजेदार बात यह है, अगर 100 लीटर पानी हमारे पास उपयोग के लिए उपलब्ध है, वो 100 लीटर में से भी करीब 70 लीटर पानी चला जाता है खेतीबाड़ी में, फिर एक बड़ा हिस्सा चला जाता है इंडस्ट्रियल यूसेज, औद्योगिक उपयोग में, फिर एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है जिससे आपका मेरा कई जीवों का गुजारा हो जाता है। पानी अपने आप को घुमाते रहता है, रिसाइकल भी होते रहता है। कभी बर्फ का पानी पिघलकर समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी भाप बनकर वायु में, वातावरण में जाता है, और इस निरंतर चक्र से बारिश भी संभव होती है। पूरी दुनिया में जो बारिश होती है उसका कारण वातावरण में तैर रहा पानी है, लेकिन वो पानी पृथ्वी के कुल पानी, यानी समुद्र का पानी, बर्फ वाला पानी, तालाब का पानी, वो पूरे पानी का 0.001% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतने से पानी से जो वातावरण में भाप के रूप में तैर रहा है, हमें बारिश मिलती है और जीवन चक्र चलता है। अगर किसी दिन वातावरण का सारा पानी एक साथ बारिश बनकर टूट पड़े तो इस धरती के हर कोने पर कम से कम 1 इंच बारिश हो सकती है, और वो काफी भयानक सिचुएशन भी हो सकती है। समुद्र के पानी की बात करें, वो नमकीन जरूर है, लेकिन उसमें कुछ और भी खूबियां होती है। जैसे कि अगर आपने एक बूंद पानी ले लिया समुद्र का, हो सकता है या ऐसा ही है, उस एक बूंद में लाखों बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, साथ हो सकते हैं मछलियों के अंडे और किसी और तरह के भी जीवाणु, कीटाणु। सिर्फ एक बूंद पानी की बात हो रही है। और समुद्र के पानी का अगर हमने 1 गैलन यानी करीब 3.25 लीटर पानी निकाला, उसमें करीब 1 कप जितना नमक छिपा होता है। हालांकि इसकी मात्रा समुद्र के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। ये औसतन मात्रा है कि 3.25-4 लीटर पानी में 1 कप नमक होता है। और मजेदार बात, हम सोचेंगे कि इस समुद्र का पानी सबसे खारा, उस समुद्र का पानी सबसे खारा, लेकिन दुनिया का सबसे खारा पानी किसी समुद्र में नहीं, एक तालाब में है, और वो भी एंटार्क्टिका में, जहां पे पानी का बर्फीला रूप सबसे ज्यादा है। एंटार्क्टिका में डॉन जुआन नाम का एक तालाब है, उसका पानी माना जाता है कि दुनिया का सबसे नमकीन पानी है। पानी हमारा जीवन चक्र चलाने में बहुत तरीके से काम आता है।
खाने पीने के लिए, जीने के लिए, नहाने के लिए, चीजों का उत्पादन करने के लिए तो काम आता ही है। लेकिन पानी की एक कमाल की ताकत यह है कि वो किसी भी चीज को गला देने वाला द्रावक भी है। मतलब उसकी ये ताकत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर वो ताकत पानी में ना हो तो इस धरती पर ऐसी ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती है जो जीवन चक्र को चलाना ही असंभव कर दे, जो कई सारी प्राकृतिक दुर्घटनाओं का कारण बन सके। इसीलिए पानी का पीना या किसी और तरह का उपयोग करना, उसके लिए हम उसका सम्मान करें वो तो एक बात है, लेकिन उसकी ये द्रावक के नाते काम करने की ताकत को भी हमें बहुत सम्मान देना चाहिए। एक और रोचक बात, हमारी धरती पर पानी बाहर से आता भी है या नहीं। आप शायद सोचेंगे कि बाहर से पानी कैसे आएगा, हमारे वातावरण के चक्र के बाहर तो सब स्थगित हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो ढूंढ निकाला है वो काफी रोचक है। हमारी पृथ्वी के आसपास और हमारे पृथ्वी के वातावरण के अंदर भी कई बार कॉमेट्स यानी धूमकेतु का आगमन होता है। ये धूमकेतु विज्ञान कहता है वास्तव में बर्फ से बने हुए हैं, और ऐसे कई धूमकेतु कभी कभी हमारे वातावरण में आकर पानी यानी अपना बर्फ छोड़कर चले जाते, मतलब गायब हो जाते हैं। इस तरह से देखें या सोचे तो कॉमेट्स हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ाने का कभी कभी काम किया करते हैं। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, आप जानते हैं। विज्ञान कहता है अगर आप खाना नहीं खाओगे तो किसी ना किसी तरह एकाध महीने तक आप टिक जाओगे, आपकी मौत होना मुश्किल है। जीवन बिना खाए अपना रास्ता निकाल देता है। लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिला तो हो सकता है एक हफ्ते के बाद आपका दम टूट जाए। बिना पानी के इंसान एक हफ्ते से ज्यादा शायद टिक नहीं सकता। और इसी बात से हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पानी को हम कैसे, कितना, कब यूज करें। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी वैसे वैसे एक दिक्कत ये हो गई कि पानी का बेफुजूल उपयोग भी बढ़ गया। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि एक जॉइंट फैमिली जहां 15-17 लोग रहते हैं, वो पूरा घर मान लीजिए 500, 1000, 1500 लीटर पानी में किसी तरह एक दिन निकाल देता था। अब सिचुएशन कहां तक आ गई है। आज लोग टूथब्रश करने के लिए नल खुला छोड़ देते हैं, शेव करने के लिए अच्छा खासा पानी वेस्ट कर देते हैं। जब प्रसाधन गृह का, टॉयलेट्स का उपयोग करते हैं तो इतना ज्यादा पानी फ्लश कर देते हैं जिससे किसी छोटे गांव के साधारण घर का पूरे दिन का पानी का मामला सुलझ जाए। शहरों में पानी की बर्बादी बहुत आम बात है। आप कभी घूमने गए होंगे, किसी लॉज या छोटी होटल में रहे होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि सवेरे अगर आपको नहाना है और गर्म पानी चाहिए तो वो या तो इलेक्ट्रिक गीजर जो बाहर लगा होता है या उनका अपना हीटर का प्लांट होता है, वहां से आता है और आप नल चालू करते हो और फिर पानी ठंडा ही आता है। और मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, आप ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकते। आपने उनको फोन करके पूछा कि भैया गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा, तो साहब आपको कहते हैं एक 5-15 बाल्टी पानी जाने दीजिए, फिर गर्म पानी आ जाएगा। अब पानी का ऐसा दुर्व्यय हमारे यहाँ आम बात हो गई है, किसी को इसकी पड़ी नहीं है। और एक जमाना वो भी था कि पीतल का
एक मटका लगता था जो हीटर का काम करता था, उसमें कोयला या लकड़ा ऊपर या नीचे जलाया जाता था। धीरे धीरे पानी गर्म होता था और आधी बाल्टी गर्म पानी लेकर उसमें हम ठंडा पानी डालकर नहा लेते थे और एक बाल्टी पौनी बाल्टी में अच्छी से स्नान हो जाता था। आज सिर्फ ठंडे पानी से गर्म पानी तक पहुंचने को एक होटल में 15-25 बाल्टियां पानी वेस्ट करना आम बात हो गई है। इसी तरह अगर आप बड़ी बड़ी होटल्स में ठहरते हैं 5 स्टार 4 स्टार में, तो आपको पता है कि वहां पे जो शावर्स होते हैं, वहां पे जो नल होते हैं, वो प्रति सेकंड इतना ज्यादा पानी फेंकते हैं जिसका हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ कभी अनुपात बैठ ही नहीं सकता। यानी अगर एक बंदा 5 स्टार होटल के शॉवर में नहाता है तो वो कितनी बाल्टियां पानी खर्च कर डालता है, अब कोई हिसाब ही नहीं रहा, क्योंकि किसे पड़ी है। ये तो चलता है, ये लग्जरी है, ये अब नए जमाने की जरूरत है। पानी की बढ़ती जरूरतें और पानी की बढ़ती किल्लतें, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण इंसान की जनसंख्या में निरंतर हो रही वृद्धि। किसी समय इस दुनिया में जितने आदमी थे उससे दुगने से ज्यादा पिछले कुछ साल में हो गए। देश जब आजाद हुआ तो हम 35 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ के ऊपर है। अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश की जनसंख्या को इसमें जोड़ दे तो हम 180 करोड़ से ज्यादा इंसान हैं। इतने सारे इंसान के लिए जितना पानी लगता है वो 35 करोड़ से तो बहुत ज्यादा ही हो गया। तो एक कारण पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी, दूसरा पानी के बढ़ते उपयोग। हम पहले जितना पानी जिस समझदारी के साथ उपयोग में लाते थे, आज उससे ज्यादा पानी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी केयरलेसनेस के कारण वेस्ट कर देते हैं। फिर वातावरण में बदलाव। 20वीं सदी की शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तब से इंसान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। हम साधारण बिजली से, टेलीफोन से, मोटर कार से लेके आज उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिटकॉइन माइनिंग जैसे कई काम के लिए हम बेहिसाब बिजली, पानी समेत के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और इसके कारण पानी की किल्लत बढ़ते जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये हमारे लिए पानी की बढ़ती मुश्किलों का एक कारण है। इसी तरह दूसरा कारण यह है कि इंसान के इस विकास के कारण वातावरण में इतना ज्यादा और इतना प्रतिकूल बदलाव हुआ कि वातावरण को भी अब इंसान के लिए, जीव सृष्टि के लिए पानी का मैनेजमेंट कैसे करे वो समझना कठिन होने लगा है। फिर हम भूतल के पानी को जितना दोहते हैं, जितना उसका दोहन करते हैं, उसकी मात्रा लगातार बढ़ते ही जा रही है। किसी जमाने में जमीन को 15, 10, 20 फीट जब खोदा जाता था तो कुआं बन जाता था, बावड़ी बन जाती थी। थोड़ा और खोदा जाता था तो बड़ा बड़ा जलाशय बन जाता था। अब हाल ये पहुंचा है दोस्तों कि दुनिया की कई जगहों पर हजार फीट खोदने के बाद भी पानी का दोहन करने का काम करना असंभव होने लगा है। यानी कि ग्राउंड वाटर का लेवल इतनी तेजी से और इतने नीचे चला गया है कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि ग्राउंड वाटर ना होने के कारण धरती ना केवल अपना फर्टाइल नेचर छोड़ देगी, लेकिन भूकंप से लेकर
और अन्य तरह के कई प्राकृतिक प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसके बावजूद भी दुनिया का हाल ऐसा बेहाल है कि प्रकृति हमें जो पानी देती है बारिश के रूप में, रेन वाटर, उसका करीब 80% पानी आज भी सिर्फ वेस्ट हो जाता है। हम उसका संचय करने को कम पड़ रहे हैं। तो एक तरफ भगवान हमें पानी देता है, बरसाता है एक अमृत के रूप में, उसका 80% वेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ भूतल का पानी नीचे और नीचे चला जा रहा है। तीसरी तरफ वातावरण में प्रदूषण। चौथी तरफ इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी कल्पना 300-400 साल पहले, 200 साल पहले भी शायद करना इम्पॉसिबल था। और उसी तरह इंसान के हाथों हो रहा पानी का शीयर वेस्ट, ये सारे कारण मिलाकर पानी को वास्तव में सोने, चांदी, हीरे जवेरात, खनिज, इन सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज बनाती है। दुनिया में पानी के प्रति व्यक्ति उपयोग की बात करते हैं। एक सहज और सोच सके ऐसी बात यह है कि देश जितना ज्यादा विकसित उतना पानी का उपयोग ज्यादा। तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करने वाले देश कौन से हैं। उसमें अमेरिका से लेके, चाइना से लेके कुछ और विकसित देश भी आ गए, और आबादी के कारण उस लिस्ट में भारत भी आ गया, क्योंकि अमेरिका से हमारी आबादी 3 गुना से ज्यादा है, चाइना के लगभग बराबर है, और इतने सारे लोगों का जीवन यापन करना हो तो भारत को पानी लगना ही लगना है। रहा पानी के संसाधनों का खेल तालमेल, तो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर यानी जिसका उपयोग जीव कर सकता है, वैसा सबसे ज्यादा पानी ब्राजील के पास है। अगर दुनिया में 100 लीटर पानी है तो 12 लीटर केवल ब्राजील के पास है। ब्राजील के बाद अच्छी स्थिति में है रशिया, कनाडा, चीन, ऐसे देश, अमेरिका, उसके पास भी पानी की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन अनुपात में और मात्रा में दोनों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया, ऐसे कई देश पानी की ऐसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं या जूझने वाले हैं जिसका जवाब ढूंढना आने वाले दिनों में लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये सारा कब हो रहा है? जब भारत ने पानी का संग्रह करने की दिशा में पिछले कुछ दशकों में, खासकर आजादी से लेकर आज तक, काफी बेहतरीन काम किया है। मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं। जब हम आजाद हुए उसके बाद 1950 की अगर बात करूं तो हमारे पूरे देश में विभाजित भारत में 15.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रह करने की व्यवस्था थी। 15.6 बिलियन क्यूबिक मीटर। अगर हम आज की बात करें तो हमारी ये कैपेसिटी बढ़कर करीब 250-260 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी है। यानी हमने करीब करीब 15-17 गुना ज्यादा पानी का संग्रह करना सीख लिया है। लेकिन अगर हम ग्रॉस टर्म्स में बात करें तो ये मात्रा उससे भी ज्यादा है, यानी करीब 350 बिलियन क्यूबिक मीटर। 15.6 से
250, 300, 350 बिलियन क्यूबिक मीटर तक भारत का पहुंचना, ये उसकी प्रगति की एक निशानी है, उसकी ताकत की, उसके विजन की भी एक निशानी है। लेकिन साथ में दिक्कत यहां पे भी आई कि हम 35 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ से ज्यादा हो गए। तो उस समय हमारे पास अगर प्रति व्यक्ति 5000 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, तो आज हमारे पास प्रति व्यक्ति केवल 1400 क्यूबिक लीटर पानी अवेलेबल है। यानी अगर संग्रह ज्यादा हुआ है तो उपलब्धि ज्यादा नहीं हुई है। उपलब्धि तो पर पर्सन घटते ही चली है और ये आगे और भी घटने वाली है। ऐसा नहीं मानना कि भारत में पानी की किल्लतों का सामना सिर्फ गांव खेड़े कर रहे हैं। वास्तव में स्थिति उससे अच्छी है। आज हमारे देश के करीब करीब 97% इलाकों में फ्रेश वाटर पहुंचना संभव हुआ है। सरकार की मेहनत, हमारे विजन के कारण ये अच्छी स्थिति तक देश पहुंचा है। पानी की किल्लत फिर भी कम नहीं हो रही। उसके कुछ कारण भौगोलिक भी है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, इन राज्यों को पानी की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जानते ही हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान है, गुजरात में भी रेगिस्तान है। तो राजस्थान के कई इलाकों में हर साल पानी को लेकर मुश्किलें बढ़ती हैं। गुजरात में भी ऐसा होता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ का हाल बेहाल हर साल गर्मियों में होता है, हम जानते हैं। चेन्नई में हर बार जैसे गर्मी आती है तो कई घरों तक, कई सोसाइटीज में टैंकर से पानी भेजना पड़ता है, भले चेन्नई कितना भी विकसित शहर क्यों नहीं हो गया। उसका कारण सिर्फ प्रशासन नहीं है, और जैसे हमने बात की वैसे कई कारण उसके लिए जिम्मेदार है। और भारत चाहे पानी के संग्रह में उसके महत्व को समझने में कितना भी आगे चला गया, लेकिन अभी तक पॉपुलेशन की तुलना में, जरूरतों की तुलना में पानी का संग्रह करना, उस काम में भारत काफी पीछे है। पीछे से ज्यादा कह सकते हैं कि भारत के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। हो सकता है हमें एक दिन इन किल्लतों का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया के सबसे विकसित देशों में या कुछ समझदार देशों में पानी के साथ जो किया जाता है वो काम करना पड़ेगा। जैसे कि सिंगापुर में जो भी पानी वेस्ट वाटर होता है, हमने उपयोग कर दिया, नाले में बह गया और वो बहते बहते दरिया में चला गया, ऐसा नहीं होता। सिंगापुर में जितना भी वेस्ट वाटर होता है 100% उसका रिसाइकलिंग होता है और उसका पुनः उपयोग होता है। ऐसा ही कुछ यूनाइटेड अरब अमीरात्स में भी होता है। इस देश में, यूएई में और सऊदी अरेबिया, इजराइल, ऐसे देशों में पानी की जरूरतों की पूर्ति के लिए दरिया के पानी को खारे से मीठा किया जाता है। उसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं। इजराइल, हम जानते हैं कि वहां पे शायद ही कभी बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। यूएई में अभी पिछले साल ही बहुत बारिश हो गई तो लोग चौकन्ना रह गए। परिस्थिति ऐसी हो गई कि शहरों में बड़े बड़े रास्तों पर पानी की जैसे बाढ़ आ गई। यूएई की सरकार को इस बात का कभी ख्याल ही नहीं हुआ था कि हमारे यहाँ इतना पानी बरस सकता है और ये हाल हो सकता है। और उस शहर के पास, उस देश के पास ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, तो जो बारिश हुई वो पानी जाएगा कहाँ पर? वो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन हम बात कर रहे थे वाटर रिसाइकलिंग की, जो सिंगापुर,
करता है, यूएई करता है। हम बात कर रहे थे खारे पानी को पीने लायक मीठा करने की, जो काम सऊदी अरेबिया करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करता है, जो काम इजराइल करता है, कल जाकर भारत को भी ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसे आज के आसार है। इसी तरह हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम की आज जो उपेक्षा हो रही है उससे भी बाहर आना पड़ेगा। अगर हम ये काम नहीं करते तो धरती का सूखापन बढ़ते जाएगा और उससे न केवल पानी की किल्लतें बढ़ेगी, उसके साथ साथ भूकंप जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाएं बढ़ने के भी आसार खड़े हो जाएंगे। भारत ने आजादी से अब तक पानी के संग्रह के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो कदम उठाए वो बिल्कुल सराहनीय है। हमारे यहाँ सेंट्रल वाटर कमीशन करीब 140 जलाशयों का नियमन करती है, जो देश की पानी की 68% जरूरतों की आपूर्ति करते हैं। हमारे यहाँ सरकार ने गंगा एक्शन प्लान, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, चेक डैम जो गुजरात राजस्थान में सबसे ज्यादा बनाए जा रहे हैं, ऐसी कई परियोजनाओं के तले पानी की जरूरतों का जवाब ढूंढने के लिए देश को तैयार किया है। लेकिन सरकार चाहे जो करे, जलाशय चाहे जितने बने, जब तक हम इंसान पानी की वैल्यू नहीं करेंगे, हम उसका वेस्टेज नहीं रोकेंगे, तब तक सब कम पड़ने वाला है। हम औद्योगिकरण को तो नहीं रोक पा रहे, हम कई छोटी छोटी बातों के प्रति सजग नहीं हो पा रहे, लेकिन हम निजी जीवन में पानी का व्यर्थ होना अवश्य रोक सकते हैं। हमें फिर एक बार अपने आप को बार बार ये कहना है कि दुनिया में जितना भी पानी है वो भी केवल उपयोग के लायक खारे पानी की बात नहीं हो रही है, उसका भी मुश्किल से 2.5-3% पानी इंसानों के लिए, जीवों के लिए उपलब्ध है। उस पानी का एक हिस्सा रोज हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें मिलता है, वो प्रकृति की देन है। और उस पानी का अगर व्यय होता है तो हम न केवल पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम ऊपर वाले के दिए हुए वरदान की भी उपेक्षा कर रहे हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन दुष्कर कर रहे हैं। तो आज विश्व जल दिवस के अवसर पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, पानी का उपयोग समझदारी के साथ कीजिए, उसको व्यर्थ कभी ना कीजिए। जितना चाहिए उतना ही पानी उपयोग में लीजिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में सजग कीजिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है ये वीडियो आपको पानी को लेकर कुछ नई बातें समझा गया होगा और आप इस वीडियो को देखकर पानी के प्रति और भी ज्यादा सजग हो जाओगे। आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके कुछ सुझाव है, आपकी कुछ टिकाएं भी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।